जिस मैदान जंग में तारिक बिन ज़ियाद ने हिस्पानिया के बादशाह रॉड्रिक को शिकस्त दी थी, वहाँ वो कुछ दिन तक अपने लश्कर के साथ आराम पजीर रहा। ज़ख्मियों की बेहतरीन देखभाल की गई। जब जंग में ज़ख्मी होने वाले तंदुरुस्त हो गए तब उसने वहाँ से कूच किया। अब उसका रुख अंदलुस के सूबे कादिस के मशहूर और बड़े शहर शज़ोना की तरफ था। शज़ोना में उस वक्त हिस्पानिया का एक बहुत बड़ा लश्कर था और उस लश्कर को जब खबर हुई कि हिस्पानिया के बादशाह रॉड्रिक को शिकस्त देने के बाद मुसलमानों का सालार आला तारिक बिन ज़ियाद शज़ोना का रुख कर रहा है, तो हिस्पानिया का वो लश्कर शज़ोना शहर में मैसूर हो गया। तारिक बिन ज़ियाद ने आगे बढ़कर शज़ोना शहर का मुहासरा कर लिया। शहर के अंदर जो हिस्पानिया का लश्कर था वो एक तरह से मुतमईन था, इसलिए कि शहर के गिर्द एक मजबूत फसील थी और हिस्पानिया के लश्कर को यह भी इत्मीनान था कि हमलावर मुसलमानों के पास शहर पर संगबारी करने के लिए न कोई मंजनीक है और न उनके पास ऐसा सामान जिसके ज़रिए वो शहर की फसील में शगाफ करके शहर में दाखिल हो सकें। न उनके पास कोई ऐसा दूसरा हरबा था जिसे इस्तेमाल करते हुए वो कम अज़ कम शहर की फसील पर चढ़कर शहर के मुहाफ़िज़ लश्कर पर हमलावर होकर शहर को अपने सामने ज़ेर कर सकें। लेकिन ये शज़ोना शहर के हिस्पानवी लश्करियों की गलत फहमी थी। शायद उन्हें खबर न थी कि जब उनका बादशाह रॉड्रिक तारिक बिन ज़ियाद का मुकाबला करने के लिए गया था तो उसके लश्कर में अनगिनत जानवर बड़े मजबूत रस्सों से लदे हुए थे कि मुसलमान कैदियों को वो जकड़ कर लाएगा। लेकिन हालात की करवट ऐसी हुई कि उल्टा रॉड्रिक को बदतरीन शिकस्त हुई। जहां रॉड्रिक के लश्कर का कुल माल व मता, उसके पड़ाव की हर चीज़ तारिक बिन ज़ियाद के हाथ लग गई, वहाँ वो रस्से भी मुसलमानों के हाथ लग गए थे। और आइंदा के लिए हिस्पानिया के मुख्तलिफ शहरों को फतह करने के लिए तारिक बिन ज़ियाद ने इन्हीं रस्सों से सीढ़ियाँ बना ली थीं, जिसके ज़रिए उसने हिस्पानिया के दीगर शहरों को मुस्खर करने का इरादा कर लिया था। शज़ोना के हिस्पानवी लश्करी इस गुमान में थे कि मुसलमान लश्करी जब फसील पर हमलावर होंगे तो उन पर संगबारी करेंगे, पत्थरों की इतनी बारिश करेंगे कि उन्हें शहर की फसील से दूर हटने पर मजबूर कर देंगे। वो ये भी घमंड रखते थे कि अगर मुसलमान खुले मैदानों में हिस्पानिया के बादशाह को शिकस्त दे दी है तो उसका इंतकाम हम शहरों के अंदर मैसूर होकर ले सकते हैं, इसलिए कि फसीलों को मस्खर करने का कोई सामान मुसलमानों के पास न था। लेकिन हिस्पानिया के लश्कर एक धोखे और फरेब में मुब्तला थे। उनका मुकाबला दुनिया के एक अजीम और बेनज़ीर सालार से था, जिससे मुतालिक मौरखीन लिखते हैं कि वह शबखून मारने में अपना सानी न रखता था और वो हर वक्त मुस्तैद और मौके की ताक में रहता था और किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देता था। और यही वजह है कि हर मौके पर फतह उसके कदम चूमती थी। मौरखीन यह भी लिखते हैं कि हर कोई उस बात पर इत्तेफाक करता है कि तारिक बिन ज़ियाद बला का ज़हीन था और सियासत और दूर अंदेशी में और बेहतर राय में अपना जवाब न रखता था। उसके बावजूद वो अपने मशीरों और नायबों से मशवरा करने का आदी था, हर तरह से एतमाद में लेता था। वो चूँकि खुद मुत्तकी और पाकबाज था और उसके लश्करियों का भी किरदार बहुत बुलंद था, जंग के दौरान भी बड़ी बाकायदगी से नमाज अदा करता और अल्लाह ताला को याद करता। उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर अकीदत और इरादत मंदी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी करना उसकी ज़िंदगी का सबसे महबूब और पसंदीदा फ़ेल था। इसी बिना पर वो एक कामयाब सालार और उसका लश्कर नाकाबिल तस्खीर था। बहरहाल तारिक बिन ज़ियाद शज़ोना शहर पहुंचा और शहर से बाहर उसने पड़ाव कर लिया। शहर की फसील के ऊपर जो हिस्पानिया का मुहाफ़िज़ लश्कर था, उसका ज़्यादा हिस्सा शहर की फसील के उस तरफ जमा हो गया था जिस तरफ तारिक बिन ज़ियाद ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया था। जब रात हुई तब तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर में मशालें रोशन कर दी गई। लश्कर के अतराफ में भी मशालों की रोशनी का इंतजाम किया गया था ताकि शहर से निकलकर कोई लश्कर उन पर शबखून न मार सके। इसके बाद आधी रात के लगभग तारिक बिन ज़ियाद ने अपने काम की इब्तिदा की। अपने लश्कर का एक छोटा सा हिस्सा अपने एक सालार की सरकर्दगी में अपने पड़ाव में छोड़ा, जबकि बाकी लश्कर को लेकर वो पहले अपने पड़ाव से पीछे हटा, फिर एक लंबा चक्कर लगाता हुआ शहर की फसील की उस सिमत गया जहाँ से लश्करी हटकर तारिक बिन ज़ियाद के पड़ाव की तरफ जमा हो गए थे। फिर रात की गहरी तारीकी में देखते ही देखते तारिक बिन ज़ियाद अपने लश्कर के साथ रस्सों की सीढ़ियों के जरिए शहर की फसील पर चढ़ गया। शहर के मुहाफ़िज़ों को उस वक्त खबर हुई जब तारिक बिन ज़ियाद फसील पर चढ़ने के बाद अपनी कार्रवाई की इब्तिदा कर चुका था और उसके बाद हिस्पानिया का जो भी लश्करी मुसलमान मुजाहिदों के सामने आया
بس وہ کٹتا چلا گیا۔ اس طرح لمحوں کے اندر طارق بن زیاد اور اس کے لشکریوں نے محافظ دستوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پڑاؤ کے اندر جو لشکر تھا وہ بھی بڑی تیزی سے حرکت میں آ کر شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر سے ایک بار پھر ہسپانیہ کے لشکر کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا، جس میں طارق بن زیاد نے دشمن کے سارے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور اس طرح مشرق سے اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا تو سورج کی آنکھ نے دیکھا شزونہ شہر پر ہسپانیہ کے نصرانیوں کی ہر شے پر طارق بن زیاد اور اس کے لشکریوں کا قبضہ تھا۔ شزونہ ایک اہم شہر تھا۔ تاریخ میں اسے شدونا اور شہزونا دونوں ناموں سے لکھا گیا ہے۔ ہسپانیہ کا یہ قدیم شہر تھا اور پہلے یہ رومنوں کے قبضے میں تھا۔ رومن اسے سیدون کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر رومن کے بعد جب گات قوم نے ہسپانیہ پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس شہر کا نام اشیدونیا رکھ دیا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے اسے فتح کیا، تب مسلمانوں نے اسے سدونا یا شزونا کہنا شروع کر دیا۔ اسی شہر کی چونکہ تاریخ میں بڑی اہمیت تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں اس شہر کے فتح ہونے سے پہلے مسلمانوں کا ہسپانیہ کے دوسرے علاقوں پر ایک طرح کا رعب طاری ہو گیا۔ شزونا کو فتح کرنے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک دوسرے شہر حصل مدوح کا رخ کیا۔ یہ اسپین کے صوبے قادس کے اندر کوہستان میں ایک ندی کے کنارے بڑا اہم شہر تھا۔ ندی کا نام بھی مدور ہی تھا۔ یہ ندی مدور شہر کے پاس سے گزرنے کے بعد جنوبی مشرق میں بہتی ہوئی سمندر میں جا گرتی تھی۔ طارق بن زیاد نے جب اپنے لشکر کے ساتھ حصل مدور پہنچا تو اس کا قلعہ تو بڑا مضبوط اور مستحکم تھا، کوہستانی پتھروں سے بنا ہوا تھا، لیکن اس شہر کے اندر جو لشکر تھا وہ ہمت ہار بیٹھا۔ انہیں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ان کے بادشاہ راڈرک کو مسلمانوں نے بدترین شکست دی ہے۔ ان کے پاس یہ بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ راڈرک کو بدترین شکست دینے کے بعد مسلمانوں نے شزونا پر بھی قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا انہوں نے لڑے بغیر طارق بن زیاد کی اطاعت قبول کر لی اور یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حصل مدور پر بھی طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔